गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज का क्वेश्चन पेपर है हमारा यूपी पुलिस का। इसमें भी 150 क्वेश्चन है और समय है 2 घंटे का। इसमें माइनस मार्क्स भी है। एक गलत हुआ तो उस पर 0.5 अंक काटा जाएगा। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। ये सेंटर भेजा था गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज, भंवरनाथ, आजमगढ़। क्वेश्चन नंबर पहला रहेगा आपका, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाइट्रोजन की खोज किसने की? तो इसका आंसर रहेगा डैनियल रदरफोर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर रहेगा जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं। ठीक है गाइस, जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं तो वो व्यापार घाटे कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा कुश्ती या पहलवानी। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा आपका, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में शमन, अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंध उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो इसका आंसर रहेगा FAO, इसी ने जारी किया था। अगला क्वेश्चन रहेगा, पैन का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर रहेगा परमानेंट अकाउंट नंबर, अस्थाई खाता संख्या, इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के GST मॉडल में संरचनाओं स्ट्रक्चर की संख्या कितनी होती है? तो ये 4 होती हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। GST में पहला है 5%, दूसरा है 12%, तीसरा है 18% और चौथा है आपका 28%। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ये हैं न्योजी ओकोंजो इवेला, नगुजी ओकोंजा इवेला है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा GST सामान्य पोर्टल है? तो ये आंसर रहेगा आपका पहला, 9वां का ए नंबर सही रहेगा आपका www.gst.gov.in। ठीक है गाइस, असली वेबसाइट इसका यही रहेगा, आपका रियल का वेबसाइट यही रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो ऑब्वियसली नीलगिरी है, इसी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? मारियो पूजो के द्वारा लिखा गया था द गॉडफादर। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है वायुमंडल में धूल कणों से। अगला क्वेश्चन है आपका, DNA की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? तो ये 2 लोगों के द्वारा खोजी गई थी, जो कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक थे। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? विमुद्रीकरण का समर्थन भारतीय रिजर्व बैंक ने किया था, RBI। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो ये आपका आंसर रहेगा फिशिंग। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन है आपका, जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो ये आपका आंसर होगा बर्लिन। बर्लिन का नाम सुन के मुझे मनी हेस्ट वेब सीरीज़ का याद आ गया, क्योंकि उसमें कैसे कैसे पैसों की चोरी किया जाता है वो चीज़ दिखाया गया है। कई सालों की मेहनत होती है उसमें, जिसमें एक प्रोफेसर रहता है, वो सभी लोगों को गाइड करता है। खैर,
छोड़ते हैं, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स आयरन ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था। हाँ, तो ये आपका आंसर रहेगा सनबर्स्ट। सनबर्स्ट इसका आंसर होगा। सनबर्स्ट ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? तो इसका नाम है वालबारा। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है आपका विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। अगला क्वेश्चन है आपका, वेदों में मानवाधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है? तो इसमें आपका समानता होगा, इक्वलिटी जिसको कहते हैं। देखिए, आर्थिक प्रणाली, असमानता, अस्पृश्यता, ये तीनों नहीं हो सकता, क्योंकि असमानता और अस्पृश्यता ये दोनों निगेटिविटी की तरह लग रहा है, तो ये इसको कंसीडर नहीं किया जा सकता, इसके लिए यह नहीं होगा। ठीक है, समानता, इक्वलिटी को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 15 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 यानी कि आर्टिकल 352 मुख्य रूप से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। क्वेश्चन नंबर 24 है, महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसमें स्टैंड अप इंडिया करके एक प्रोग्राम था। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया करके एक प्रोग्राम था, वही शुरू किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये संगम वंश के दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। ठीक है, इन्हीं दोनों लोगों के द्वारा किया गया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ठीक है गाइस, दो लोग मिलकर किए थे, हरिहर और बुक्का। क्वेश्चन नंबर 26 है, मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या अधिक होती है। तो ये लगभग 10 मिलियन से भी अधिक होती है। इसको आप 1 करोड़ से भी अधिक कंसीडर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? तो ये लगभग सभी को पता होगा, इसका आंसर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन होगा। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई थी C.S. लुइस। अगला क्वेश्चन है आपका, जन्म एवं आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है शून्य जनसंख्या वृद्धि। सही बात है गाइस, हमने बचपन में सोशल स्टडीज़ में पढ़ा था। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि भारत में 1 करोड़ लोगों का जन्म हुआ। ठीक है, फिर 1 करोड़ लोग मर भी गए। ठीक है, तो ना जनसंख्या में वृद्धि हुई ना कमी हुई, तो इसको हम जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना, प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो इसका आंसर होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो ऑब्वियसली सूर्य होगा। ठीक है गाइस, प्राथमिक स्रोत सूर्य को ही माना गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये 5 मार्च को होगा। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, हाल ही में रिसेंटली किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 ब्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली, तो ये मिली थी आपका केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं VR कृष्ण अय्यर। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल देश की राजधानी है, तो बंगाल देश की राजधानी ढाका है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है, तो ये राष्ट्रपति के पास होता है। चलिए गाइस, तो अगला 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में एक डैश के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं, तो ये चैटिपी पुल करके एक ऑप्शन है जहां से हम ऑफर एवं ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, एक बार दोबारा से बता देता हूँ, चैटिपी पुल। चलिए गाइस, तो अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, यदि बियर को 25-22-26-9 के रूप में कोडित किया जाता है, तो टाइगर को कैसे कोडित किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जो दिया गया प्रश्न है उसमें प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला में उसके विपरीत स्थान के अंक कोड के मूल स्थान एवं उसका कोड का हमेशा 27 होता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझने का बस वो है, इसमें मैंने सॉल्व भी करके दिखाया है। देखिए, बियर को जैसे सभी का कोड क्या है, 27 है, तो 27 में से जो भी आपका अल्फ़ाबेट दिया है, जैसे बी है, बियर में पहला नंबर बी है, तो बी दूसरे नंबर पे आता है, तो 27 में से 2 को माइनस करेंगे तो 25 आएगा। ठीक वैसे ही बी के बाद ई है, ई 5वें नंबर पे आता है, इसको भी सेम 27 में से 5 को माइनस करने पे 22 आएगा। ठीक है, 22। उसके बाद से ए है, 27 में से ए 1 नंबर पे आता है, तो 27 में से 1 माइनस करेंगे तो 26 आएगा। लास्ट में क्या है, आर 18वें नंबर पे आता है, 27 में से 18 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। तो इन सभी का रिजल्ट आया है 25, दूसरा है 22, उसके बाद 26, उसके बाद लास्ट में है 9। तो बियर को हम कुछ इस तरीके से लिखे हैं, 25-22-26-9। ठीक उसी प्रकार हमने टाइगर को भी सॉल्व किया है, सेम वही होगा। 27 में से सभी को माइनस करेंगे, टी है तो टी 20 नंबर पे आता है, 27 में से 20 माइनस करेंगे 7 आएगा। वैसे ही सेम आई 9 नंबर पे आता है, तो 27 में से 9 माइनस करने के बाद 18। जी 7वें नंबर पे आता है, तो इसका 20 हो जाएगा। ई 5वें नंबर पे आता है तो 22 हो जाएगा। फिर आर 18वें नंबर पे आता है तो 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो निकला है वो 7-18-20-22-9 होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है गाइस, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, 16 है, 10 है, 20 है, 14 है, 24 है, उसके बाद वाली संख्या 18 आएगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, सादृश्य पूरा कीजिए। थर्मामीटर के द्वारा तापमान को मापा जाता है, ठीक वैसे ही ओडोमीटर के द्वारा दूरी को मापा जाता है। ठीक है, डिस्टेंस को ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। चलिएगा इस, तो अगला क्वेश्चन है असमान संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इन चारों में से आपका 9 और 12 ये असमान संख्याएं हैं, इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक बेलन सिलेंडर को उसकी अक्ष एक्सिस पर 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल यानी कि प्लेन द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है। परिणामी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शंस का आकार क्या है? तो ये आपका आकार बनेगा दीर्घवृत्त, एलिप्स। ठीक है, एक बहुत बड़ा वृत्त बनेगा, इसी के आकार में ये बनेगा। ठीक है, एक बहुत बड़ा गोला की तरह। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक सम्मेलन में 5 प्रतिभागी एक पंक्ति में बैठे हैं। एलन, बॉब, क्रिस, डेविड और एडवर्ड। एलन क्रिस के बगल में नहीं है। ठीक है, बॉब एलन और डेविड के बीच बैठा है। एलन एक छोर पर बैठा है, डेविड एडवर्ड के बगल में नहीं है। बीच में कौन बैठा है? तो इसका आंसर आपका डेविड होगा। काफ़ी समय लगा था इसको सॉल्व करने में, आप भी अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा। आप चाहें तो गूगल के माध्यम से भी इसको सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको बेटर तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप गूगल के माध्यम से सर्च करते हैं तो गूगल पे आप इजीली बेटर तरीके से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, 52 पत्तों की एक गड्डी से इक्का निकालने की प्रायिकता क्या है? तो ये भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आया था, 1/13। तो इसका आंसर होगा 1/13। क्वेश्चन नंबर 46 है, दी गई श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात कीजिए। तो इसको भी सॉल्व करने पे क्वेश्चन नंबर मुझे डी सही लगा। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला में विषम बेजोड़ को ज्ञात कीजिए। A1 C9 E25 G49 I89। तो इसमें विषम संख्या I89 है। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक महिला ने कहा, यदि आप मेरी आयु के अंकों को उलट देते हैं तो आपको मेरे पति की आयु मिल जाएगी। वह बड़े हैं और उनकी आयु के बीच का अंतर उनके योगफल का 11वां हिस्सा है। तो आदमी की आयु होगी क्या होगी, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा, वो 45 को उलटने के बाद 54 हुआ। ठीक है, तो 45 और 54 इसको सॉल्व करने पे 54 ही आया था। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, आकृति एक निश्चित में पैटर्न में दूसरे से संबंधित है। ठीक है, उसकी पैटर्न को अनुसरण करते हुए आकृति तीसरा और चौथा से संबंधित है। पैटर्न का अध्ययन कीजिए और उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जिसे चौथावें स्थान पर रखा जाना चाहिए। तो इसमें ध्यान से देखिए, पहला वाला में P, बीच में ट्रायंगल है, फिर S बना दिया। ठीक है, तो इसके आगे वाला कुछ इस प्रकार से बना है, S को उलट करके ऊपर कर दिया है और P को भी उल्टा करके उसको नीचे कर दिया है और बीच में P फिलअप किया है। ठीक वैसे ही K और सर्कल बीच में दिया है, फिर D है, तो सर्कल वाले में K को हम फिलअप कर देंगे लेकिन वो सीधा रहेगा। ठीक है, और K नीचे हो जाएगा उल्टे रूप में, और D को भी हम ऊपर रखेंगे क्योंकि पहले वाले में P को नीचे रखा है और S नीचे है तो इसको ऊपर रखा है। ठीक वैसे ही हम इसमें भी करेंगे, K को नीचे रखेंगे ऊपर है तो, और D को ऊपर रखेंगे नीचे है तो। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया है, एक ही सिंबल इसमें शो कर रहा है, हम आसानी से इसको पहचान सकते हैं। सर्कल के अंदर K और बाकी किसी में भी नहीं है, एक है भी तो वो उल्टा तरीके में लिखा गया है, तो अपोजिट वाला नहीं होगा ऑब्वियसली, तो इसमें पहला सही रहेगा। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कितने त्रिभुज हैं वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिएगा 16 ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है गाइस,
अब उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, दिए गए विकल्पों में से विषम बेजोड़ को ज्ञात कीजिए। विषम संख्या कौन सा है? तो देखिए, मार्च, जुलाई और मई ये 31 के महीने हैं, और ये जो जून है वो 30 का महीना है, तो इसलिए इसमें विषम संख्या जून होगा। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, नीचे दिए गए चित्रों का अध्ययन कीजिए और उसके आगे वाला कौन सा आएगा वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सी ट्रिक किया गया है और इसमें चौथे नंबर को वो किया गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। पहला है 145, उसके बाद से 155, फिर 175, फिर 205, उसके बाद 245। तो इसमें देखिए, पहले तो 145 और 155 के बीच में 10 का अंतर है। उसके बाद 155 और 175 के बीच 20 का अंतर है। ठीक वैसे ही 175 और 205 के बीच 30 का अंतर है, और ठीक उसी प्रकार 205 और 245 के बीच 40 का अंतर है। तो 245 के आगे कौन सा संख्या होगा वो हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। अंतर देखिए, 10 के बाद 20 है, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, तो ऑब्वियसली 40 के बाद 50 का अंतर होगा। तो 245 में 50 जोड़ देंगे, 295 आंसर आएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दी गई आकृतियों में से वे 3 आकृतियाँ ज्ञात कीजिए जो एक साथ फिट करने पर एक स्क्वायर वर्ग बनाती है। तो इसमें आंसर होगा आपका पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा को मिलाएंगे तो उसमें एक स्क्वायर वर्ग बन जाएगा। स्क्वायर वर्ग, ठीक है, स्क्वायर जो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। चलिए गाइस, तो अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर, ए सी का बेटा है, सी और क्यू बहनें हैं, जेड क्यू की माँ है और पी जेड का बेटा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। पी ए का मामा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, उस शब्द का पता लगाइए जो सेठ से संबंधित नहीं है। तो देखिए, लेड, सीसा, ताम्र, टीन, ये सब प्राकृतिक धातुएं हैं। ठीक है, प्राकृतिक में पाए जाने वाली ये प्राकृतिक में ऐसे ही पाई जाती है, इसमें कुछ मिश्रित नहीं होता है। ठीक है, टीन भी मिलता है आपका, ताम्र यानी कि कॉपर भी आपका प्राकृतिक है, लेड, शीशा भी प्राकृतिक है, लेकिन जो इस्पात है, स्टील, ये मिश्रित धातुओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये इन तीनों से अलग है, इसलिए इसका आंसर स्टील होगा, इस्पात। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर शिक्षा केंद्र में संकाय सदस्यों के चयन के लिए शर्तों पर विचार कीजिए। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिया है, देखिए 4 ऑप्शन है, ये कुछ इस प्रकार से है। आयु 23 से 28 वर्ष के बीच, ए नंबर था। बी नंबर है कार्य अनुभव या प्रोग्रामिंग अनुभव। सी नंबर है कम से कम 60% अंकों के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। डी नंबर है इंटरव्यू में 50 में से न्यूनतम 25 अंक। और ई नंबर है यदि कैंडिडेट के पास पीजी नहीं है पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, तो मामला वरिष्ठ संकाय सदस्य को भेजा जाना चाहिए। एफ नंबर है यदि उम्मीदवार के पास कार्य अनुभव नहीं है, तो मामले को संस्थान के प्रिंसिपल को भेजा जाना चाहिए। जी नंबर है यदि उम्मीदवार आयु सीमा को छोड़कर अन्य सभी योग्यताओं को पूरा करता है, तो मामला केंद्र के निदेशक को भेजा जाना चाहिए। अब देखिए, इसमें निम्नलिखित जानकारी के आधार पर बबली सरकार के लिए कौन सी कार्रवाई किया जाना चाहिए? बबली सरकार 68% अंकों के साथ एमसीए, इसकी आयु है 30 वर्ष, प्रोग्रामर के रूप में 28 साल का अनुभव है, इंटरव्यू में 40 अंक इसने प्राप्त किया है, तो इसको भेजा जाना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, मामला केंद्र के निदेशक को भेजा जाना चाहिए। ठीक है,
जिस प्रकार से बबली का इसका क्वालिफिकेशन है, इसका एज है और इसका एक्सपीरियंस है और इसने इंटरव्यू में जितने अंक प्राप्त किए हैं उसके अकॉर्डिंग मामला केंद्र के निदेशक को भेजा जाना चाहिए। ठीक है, चलिएगा इस तो अगला आपका क्वेश्चन रहेगा, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाता है तो सभी स्थितियों में शेष 3 बचता है। तो 123 होगा। मैं शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ। ये जो आपका फाइंड द लीस्ट नंबर यानी कि लोवेस्ट नंबर LCM पूछ रहा है, तो 4, 6, 8, 10 और 12 के LCM निकाल लेंगे हम। इन चारों पांचों का जब LCM निकालेंगे तो 120 आएगा। आप करके सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैंने इसको सॉल्व करके ही ट्रिक किया है। और 120 आने के बाद उसमें 3 जोड़ दीजिएगा क्योंकि रिमाइंडर 3 बता रहा है। जब सभी में शेष 3 बचेगा तो इन सभी के LCM 120 आएगा, उसमें 3 जोड़ दीजिएगा, बस 123 हो गया आपका, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और इनमें से 75% पुरुष हैं और शेष महिला है। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक हैं तो कारखाने में श्रमिकों की कुल कितनी संख्या होगी? तो इसका आंसर आपका 300 होगा। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, एक सेब की कीमत 20% की कमी से एक व्यक्ति को 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो सेब का प्रति दर्जन घटी हुई रकम क्या है? तो इसका रकम होगा 12 रुपये 96 पैसा। इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के रेशियो में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में उन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों ग्लासों की सामग्री को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी 1:1 के अनुपात में हो? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 20:7। ठीक है, अगर 20:7 के रेशियो में इसको मिलाया जाएगा तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाएगा। इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है आपका, 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो इसका लाभ प्रतिशत 20% होगा। इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, यदि केले को 50 रुपये में 60 की दर से खरीदा जाता है और ₹60 में 50 की दर से बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो इसका लाभ प्रतिशत आपका 44% होगा। इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 12, 18, 20 और 25 का लघुत्तम समापवर्तीय यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर LCM ज्ञात करना है, तो इसका आपका LCM होगा 900। ठीक है, 12, 18, 20 और 25 का जब LCM आप निकालेंगे तो ये आपका 900 होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, A किसी कार्य को पूरा करने में B की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं तो B अकेले को इसमें कितना समय लगेगा, यानी B कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा? ठीक है, तो वो पूरा करेगा उस काम को 45 दिनों में। ये भी आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर सकता है। B A से 60% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने के लिए B अकेले को कितने दिन लगेंगे? सेम 65 नंबर क्वेश्चन से ही ये मिलता जुलता है, ठीक वैसे ही सॉल्व होगा। तो ये 75 डेज में इसको कंप्लीट करेगा। इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा।
चलिए गाइस, तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एवं 800 किलोमीटर हवाई जहाज द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी के लिए औसत चाल क्या है। इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा। इन चारों में से कौन सा होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है आपका, एक महिला 25,220 रुपये उधार लेती है और वह 1, 2 और 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसे वापस कर देती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इन चारों में से उस किस्त का मूल्य क्या होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार एक कमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि कैमरे का क्रय मूल्य 3600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ताकि दुकानदार 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित कर सके। तो इन चारों में से कौन सा होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, ए, बी और सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया और उनका निवेश अनुपात 5:4:3 था। 4 महीनों के बाद बी ने 1,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किए और 8 महीने के बाद सी ने 2,000 अतिरिक्त निवेश किए। यदि एक वर्ष के अंत में लाभ अनुपात 15:14:11 था तो शुरुआत में सी का निवेश ज्ञात कीजिए। तो अब सी का निवेश शुरुआत में कितना होगा, इन चारों ऑप्शनों में से जो भी होगा सॉल्व करके आप इसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक साझेदारी में एक्स पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है। वाई 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए निवेश करता है और जेड पूरे समय के लिए शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 23,000 रुपये है तो वाई का हिस्सा क्या होगा। इन चारों में से सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, यदि ए, बी, सी, डी, ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो औसत ज्ञात करने के लिए पाँचों को जोड़ के 5 से डिवाइड कर देते हैं। पाँचों को नहीं, मतलब अगर 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो पाँचों को जोड़ेंगे, 4 है तो चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक वैसे ही अगर 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें 5 संख्याएं दिया है ए, बी, सी, डी, ई, तो पाँचों को हम जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ए नंबर सही होगा इसका, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 6,000 हो जाती है, तो 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा। इन चारों में से सॉल्व करने के बाद जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह यह छूट नहीं देता है तो वह कितना लाभ अर्जित करेगा। इन चारों में से सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की दुगुनी और तीसरी की तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब इन चारों में से जो भी होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:13 है, तो 12:15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाए जाने की आवश्यकता है। ठीक है गाइस,
मतलब कहने का है कि 12:13 के अनुपात में 2025 लीटर का दूध और पानी है। ठीक है, मतलब दूध और पानी 2025 लीटर मिश्रण में। ठीक है, टोटल दूध कितना है? दूध और पानी दोनों को मिला के 2025 लीटर है। इसमें रेशियो जो बनता है दूध का वो कुछ इस प्रकार से बनता है। दूध का है 12 और पानी का अनुपात है 13। तो पूछ रहा है कि 12:15 के रेशियो में दूध और पानी के लिए एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितना लीटर इसमें मिलाया जाना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा, इन चारों में से एक ऑप्शन होगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम, 77 है। निर्धारित कीजिए कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द पनिशमेंट के अक्षरों में उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए, ये पनिशमेंट पूरा एक नया शब्द है। इसमें 4 ऐसे ऑप्शन दिया गया है जिसमें से एक ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बाकी 3 हैं। तो पनिशमेंट में देखिए, पेंट, सेंट और पुश, ये तीनों आपके मिल जा रहे हैं पनिशमेंट में, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन पैन जो पहला एक ऐसा अक्षर है, पैन में आई, जो इसमें पैन में आई तो मिल रहा है लेकिन ए नहीं है। ठीक है गाइस, इसलिए इसका पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा, पैन। बाकी तीनों मिल रहा है तो ये तीनों नहीं होगा, आप ऑप्शन ए नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सादृश्य पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 78 में इंजीनियर का ब्लूप्रिंट होगा तो सेफ का क्या होगा। तो ऑब्वियसली सेफ का रेसिपी होता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना है और 15 ने गणित चुना है, परंतु जीव विज्ञान नहीं। यह दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो गणित या तो जीव विज्ञान या दोनों को चुना है। तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों को चुना है। तो इसका आंसर इन चारों में से कौन सा होगा? 15 होगा, 20 होगा, 5 या 40, जो भी होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है। दिए गए सादृश्य में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब इन चारों में से कौन सा संख्या होगा? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, इसका 1225 होगा। कैसे होगा? 25 का वर्ग किया है, यानी कि 25 × 25 किया है तो 625 आया। ठीक वैसे ही 35 × 35 करेंगे तो 1225 आएगा। इसका आंसर 1225 सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर मुँह करके शुरुआत करते हैं और 225 डिग्री वामावर्त घूम जाए तो इस समय आप किस दिशा में मुँह करके खड़े होंगे? दक्षिण पूर्व में होंगे, पूर्व में होंगे, उत्तर पूर्व में होंगे या पश्चिम में होंगे? जो भी होंगे आप इस चारों में से सेलेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है। अगला अक्षर क्या होगा? पूछ रहा है कि अगला अक्षर क्या होगा। तो देखिए, जब E रेशियो H है तो N रेशियो क्या होना चाहिए? तो E से H में 3 का डिफरेंस आ रहा है। E 5वें नंबर पे आ रहा है, H 8वें नंबर पे आ रहा है, तो 8 - 5 = 3। तो ठीक वैसे ही N और उस अक्षर के बीच में 3 का डिफरेंस होना चाहिए। पढ़िए, ABCD EFGHIJKLMN, N के बाद OPQ, तो N के 3 अक्षर बाद Q आ रहा है, इसलिए आंसर इसका Q होगा। आप Q को सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली। आगे बढ़ते हैं गाइस। वह विकल्प याद कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए, मैंने इसको सॉल्व किया था। 12:26 है, तो क्वेश्चन मार्क्स रेशियो 24, तो क्वेश्चन मार्क्स के जवाब पे क्या आना चाहिए? इसमें ऑप्शन दिया है 12, 8, 9, 6। सॉल्व तो करने के बाद 11 आ रहा था। जैसे देखिए, 12 में 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद 2 जोड़ दिया है, 12 × 2 = 24, 24 में 2 जोड़ देंगे
तो 26 होगा। ठीक वैसे 11 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 दूना 22, और 22 में 2 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। तो इसमें आंसर 11 होना चाहिए, बट ये 4 क्या दिया है मुझे सच में इसके बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ। हो सकता है कि इनमें से कोई हो। अगर रीजनिंग कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, देख रहे हैं। तो एक इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें ये जो दिया है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। डी ए, उसके बाद एच ई है, उसके बाद एन के है, फिर आर ओ, फिर एक्स यू। तो एक्स यू के बाद कौन सा आएगा, ठीक है, वो बी वाई आना चाहिए, क्योंकि हमने सॉल्व किया था। डी ए के बाद एच ई आ रहा है, ठीक है, इसमें देखिए अंतर, डी ए के बाद एच ई आ रहा है, ठीक वैसे ही एच ई के बाद एन के आ रहा है। तो ऐसे ही करते करते जब लास्ट में एक्स यू तक जाएगा वो, तो फिर जेड के बाद ए बी, फिर यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई, वैसे ही अब जेड के बाद वो फिर स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एक्स यू के बाद वो जेड तक जाएगा, फिर ए के बाद बी तक जाएगा। वैसे ही सेम इन चारों में से यही वाला आपका आंसर सही होगा। हमने सॉल्व किया था इसको, बी वाई होगा, ठीक है। स्पेस बहुत कम है इसलिए मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा इसमें, तो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कबूतर, पक्षी और कुत्ते के बीच के संबंध को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि कबूतर पक्षी, तो कबूतर पक्षी हो गया आपका एक ही है, कबूतर ही पक्षी है, और कुत्ता चूँकि डिफरेंस है, कुत्ता आपका अलग हो जाएगा। ये आपका कबूतर पक्षी का हो गया और ये आपका कुत्ता का हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम सही कर सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अन्य से अलग है। तो अन्य से अलग आपका देखिए गाय का मिमियाना होगा, ठीक है, ये डिफरेंट है तीनों से। गाय मिमियाती नहीं है, वो रंभाती है, ठीक है। बिल्ली म्याऊं करती है, कुत्ता भौंकता है, शेर गरजता है, वैसे ही गाय रंभाती है, मिमियाती नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, कंपनी का आकार घटाने का निर्णय विवेकपूर्ण था। कंपनी के आकार घटाने के निर्णय के बारे में विवेकपूर्ण शब्द का क्या अर्थ है। समझदार होगा, ठीक है, अंधाधुंध, लापरवाह और जल्दबाज नहीं होगा। विवेकपूर्ण का मतलब ही होता है समझदार, या फिर विवेक मतलब बुद्धिमान भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा, समझदार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, पी और क्यू एस के बच्चे हैं, पी का पिता कौन है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 में कौन सा आवश्यक है या नहीं है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, आर पी का भाई है और टी का बेटा है। ऑप्शन नंबर बी दिया है, यू क्यू की माँ है। अब इसमें देखिए ऑप्शन दिया है, ए केवल 2 सही होगा, या फिर बी केवल 1 सही होगा। सी नंबर ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही होगा, या फिर डी या तो 1 या तो 2। अब इन चारों में से कौन सा सही होगा आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, दिए गए शब्दों में तीसरे और छठे अक्षर तथा चौथे और 9वें अक्षर, साथ ही 5वें और 10वें अक्षर को बदलने में कौन सी श्रृंखला इस पुनर्व्यवस्था पश्चात एक सार्थक शब्द बनाएगी। अब कौन सा सार्थक शब्द बनाएगी, 3 ऑप्शन दिया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 90 है,
दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 126 के बाद 112 है, फिर 98 है, 84 है, उसके बाद 70 है, 70 के बाद 63 आएगा, 53 आएगा, 56 आएगा या 64 आएगा। जो भी आएगा वो आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, दिए गए कथन और निष्कर्ष को पढ़िए और निर्णय लीजिए कि कौन सा कथन मान्य है। देखिए इसमें आपका कथन दिया है, एक सेव व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो इसका निष्कर्ष निकल सकता है सेव किसी को स्वस्थ और फिट रखने का एक अच्छा तरीका है। दूसरा ऑप्शन है आपका, अंगूर सेव से बेहतर है। तो जरूरी नहीं कि अंगूर सेव से बेहतर ही होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर मुझे 2 सही नहीं लग रहा है, मुझे पॉइंट नंबर 1 सही लग रहा है, इसलिए केवल निष्कर्ष एक मान्य है, यही सही होगा आपका आंसर। वैसे आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 है, बहुत ही सिंपल है। यदि हैशटैग का अर्थ मल्टीप्लाई है तो 3#5 क्या है। तो इसमें कह रहा है कि हैशटैग का मतलब मल्टीप्लाई है, तो हैशटैग की जगह पर मल्टीप्लाई रख देंगे। 3#5 दिया है तो हैशटैग की जगह पर मल्टीप्लाई रखेंगे, 3 × 5 = 15। आंसर नंबर बी सही होगा, 15 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है। यदि a _ b = a² + b डैश a सिंबल ऑफ above b = b² + a है, तो 3 ब्रैकेट में above 2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब इन चारों में से जो भी सही होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 94 है, यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चले फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़े हैं और 6 किलोमीटर और चले हैं, तो अपने प्रारंभिक बिंदु के संबंध में अपनी अंतिम स्थिति क्या है। इन चारों में से जो भी आपका सही होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को और 40% ने विकल्प बी को पसंद किया। यदि कुल 500 उत्तरदाता थे तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया। तो इन चारों में से जो भी आपका सही होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ से व्याकरण शुरू होता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। तो इसमें पहले तो लगाया गया था करण, वो कहते हैं ना कर्ता ने कर्म को करण से, तो हमको लग रहा है कि से जो दिया गया है इसलिए इसमें करण को इसमें सिलेक्ट कर दिया गया है। लेकिन इसमें वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से जब पत्ते गिर रहे हैं यानी कि वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, और जब अलग होता है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है, ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसमें आंसर करण नहीं होगा, अपादान होगा। ऑप्शन नंबर सी अपादान सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है, मैं वहाँ से होकर आया हूँ, वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है। तो इसमें अवयव शब्द होगा वहाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, करण कारक किस वाक्य में है। तो इन चारों में से आपका होगा वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, कर्ता ने कर्म को करण से। तो देखिए इसमें कलम से लिख रहा है ना, तो इसमें जो से आ रहा है वही आपका कारक करण कारक होगा। राम को फल दो, इसमें से नहीं आ रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से। तो देखिए यह राम की पुस्तक है, इसमें भी से नहीं आ रहा है, तो बी और डी तो पहले ही हटा दीजिए आप, राम को फल दो या राम की पुस्तक, इन दोनों को हटा दीजिए। अब बच गए ए और सी। वह कलम से लिखता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से इसमें भी से आ रहा है, इसमें भी से आ रहा है, तो ये जो से है ना वो अपादान कारक है, क्योंकि वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो ये नहीं होगा, इसलिए आपका वह कलम से लिखता है यही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, उत्थान का विलोम शब्द क्या है। तो उत्थान का विलोम शब्द पतन होगा। इस
इसको आप ट्रिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इन चारों में से 3 गलत है, एक सही है। तो देखिए फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। बंद रहेगा गागेगी जब आता है तो ये फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट करता है, ये तो भविष्य काल है नहीं। पिछले सोमवार को यानी ये भूतकाल की बात कर रहा है, पास्ट टेंस का। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, क्योंकि पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। बी नंबर देखिए, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, ये प्रेजेंट को दर्शा रहा है। स्कूल बंद होना है, डी नंबर में बंद होना है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही कर सकते हैं आप, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ही शुद्ध है, जिसको हम भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, बिल्कुल ये शुद्ध है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम का मतलब होता है कि एक ऐसा शब्द जो व्याकरण और हिंदी दोनों में एक ही रहता है, वो बदलता नहीं है, ठीक है। देखिए आग का अग्नि हो सकता है, आँख का भी नयन हो सकता है, आज का भी हम बदल सकते हैं, लेकिन अग्र जो है ना, वो अग्र हिंदी में भी अग्र है तो संस्कृत में भी अग्र होगा, इसलिए यह तत्सम शब्द होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, श्रुतिसम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ों को पहचानिए। तो देखिए इसमें चारों में से एक गलत एक सही है, सॉरी 3 गलत है एक सही है। तो 3 जो हैं, रात्रि निशा को ही कहते हैं, किरण रश्मि को ही कहते हैं, अभिलाषा को ही इच्छा कहते हैं, लेकिन एक जो कुल है एक कुल है, इन दोनों में अंतर है। एक कुल का मतलब जाति होता है और एक कुल का ही मतलब कुछ और होता है, ठीक है। तो इसलिए ये बी नंबर ऑप्शन आप सही कर सकते हैं, यही होगा सही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, श्रृंगार किस लिए करते हैं, ठीक है। ये मैं अपने अकॉर्डिंग लिखा हूँ इसको। देखिए हास, शोक और उत्साह, इन तीनों के लिए तो हम करते नहीं हैं। ऑब्वियसली हम श्रृंगार करते हैं प्रेम के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसमें प्रेम आप सही कर सकते हैं। चलिए आगे कुछ इसमें स्टोरी दिया है, ठीक है, कहानी दिया है, उसके बाद इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो इसको हम पहले ध्यान से पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा गाइस। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है, जो बराबर इस फिक्र में लगी रहती है कि कहाँ सुनने वाले मिले कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं है। मगर ज़रा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अवयव नहीं करते हैं तो आज उनका स्थान कहाँ होता है। ये स्टोरी था, इसमें कुछ प्रश्न दिया गया होगा, उसी को हमें आंसर देना है, ठीक है। तो कह रहा है कि गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है। तो ध्येय का अर्थ क्या है, लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 106 है, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की खिल्ली उड़ाई गई है। यह ऑप्शन नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, अपव्यय का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ फिजूल खर्च होता है। आगे अगला क्वेश्चन है आपका 108, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो इसका उपयुक्त शीर्षक ईर्ष्या होगा, ठीक है।
फिर क्वेश्चन नंबर 109 है ईर्ष्या का काम है, तो ईर्ष्या का काम है जलाना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखिएगा, इस समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे, ये सही होगा, ठीक है। निश्चय बोधक क्रिया विशेषण बेशक, ये भी सही होगा। स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहीं ना कहीं, ये भी सही होगा। लेकिन परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र, ये सही नहीं है, ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में सर्वत्र दिया है, ये सही नहीं है। परिमाणवाचक में परिमाण को दर्शाता है, जो कि सर्वत्र, ये सही नहीं युग में है। तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर, वीर रस का अस्थाई भाव है उत्साह। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, उत्साह। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 है ओटना और औटना का क्या अर्थ है। औटना जो है ना, वो भोजपुरी में इसका मोस्टली पीपल यूज करते हैं। औटना जैसे दूध औटना, एकदम से खौलाना, खौला के लाल कर देना, सफ़ेद से लाल हो जाता है दूध को औट के, वही औटना है, ठीक है। और एक ओटना है, तो देखिए सोना और सुलाना नहीं होगा, तरफ और लौटना ये भी नहीं होगा, तरफ और तथा ये भी नहीं होगा, लेकिन डी नंबर सही होगा। औटना को खौलना भी कहते हैं, तो ऑब्वियसली बिनौले अलग करना और खौलना यही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 113 है निम्नलिखित में अव्यय है, तो अव्यय अव्यय है कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी सही कर सकते हैं, आ श्याम, भारत, दक्षिण, ये तीनों नाम है, लेकिन अव्यय ये जो आ है ना, किसी इंसान के दुख में प्रकट हुआ, यह एक ऐसा शब्द है जो कि अव्यय को व्यक्त करता है, ठीक है, या फिर अव्यय के अंतर्गत यह आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, 114 नंबर क्वेश्चन है आपका। 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। तो वो जो दिया गया था वो मृदुला गर्ग को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 115 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड महाप्राण का उदाहरण है। तो इसमें भ होगा, ऑप्शन नंबर सी सही कर सकते हैं आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। तो इसका आंसर होगा बद्री नारायण, ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ स्त्री है। अंगना होगा, अंगजा होगा, अंगार होगा या आंगन होगा। बी सी डी गलत है, ऑप्शन नंबर ये सही कर सकते हैं, अंगना स्त्री। अंगना स्त्री लिंग को प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 है, महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो महान का स्त्रीलिंग महती होता है, ऑप्शन नंबर बी सही कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 119 है, आंसू काव्य के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो इसमें बहुव्रीहि समास होता है। क्वेश्चन नंबर 121 में एक चिन्ह दिया गया है और पूछ रहा है कि ये कौन सा चिन्ह है। तो बंदर की पूंछ की तरह जो चिन्ह होता है उसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप मोस्टली लगभग सभी को पता होता है ये वाला, कि प्रश्नवाचक का चिन्ह बंदर की पूंछ की तरह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। तो देखिए, मुझे तो लगा था कि विदेशी गलत होगा, लेकिन सच बता रहा हूँ विदेशी गलत नहीं होगा। तद्भव, तत्सम और विदेशी, ये 4 भेदों में से ये 3 भेद दिए गए हैं, लेकिन यौगिक जो है ना ये भेद नहीं है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद तद्भव, तत्सम और विदेशी होगा, लेकिन यौगिक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आप सही कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 123 है, दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से होगा। तो पर्याय, ये दैनिकी को आप सही कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 124 रहेगा आपका, सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता अमृतलाल नागर हैं। क्वेश्चन नंबर 125 रहेगा आपका, शीत का विलोम क्या होगा? तो देखिए, गीत कृष्ण तो होगा नहीं, ठंड भी नहीं होगा, उष्ण कर सकते हैं आप, शीत का विलोम उष्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, संभव है यह वाक्य किस काल में है? संभव है यह काल आपका ना तो पूर्व भूतकाल होगा, ना सामान्य भूतकाल होगा, ना संभाव्य भविष्य होगा, ये वर्तमान काल होगा आपका। ऑप्शन नंबर ए सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 आपका रहेगा, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, महत्व, लाघव और लघुता। ये विशेषण नहीं है, लेकिन महत्व ये विशेषण है आपका। ऑप्शन नंबर सी सही कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 128 आपका रहेगा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो देखिए, जो कहा ना जा सके, अकल्पनीय, अकथित, नामुमकिन भी नहीं होगा। जो कहा ना जा सके वो अकथनीय होता है, लेकिन कभी कभी अकथ्य का भी हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पेचीदा ऑप्शन दे दिया है ताकि विद्यार्थियों को ये पता ना चल सके। वो अकथनीय होता है, ठीक है, जो कहा ना जा सके वो अकथनीय होता है, लेकिन आप कभी कभी अकथ्य भी उसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आप सही कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 रहेगा आपका, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? तो यह ना तो सहायक क्रिया है, ना तो सकर्मक क्रिया है, और ना ही मुख्य क्रिया है। ये आपका अकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर सकते हैं। चलना फिरना और दौड़ना जो होता है वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, 10 मुख में कौन सा समास है? तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर डी को सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, गुड़ गोबर कर देना, मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। गुड़ गोबर कर देना, गुड़ को गोबर कर रहा है, तो ऑब्वियसली बना बनाया काम बिगाड़ देना होगा, क्योंकि कोई बखेड़ा करना ये तो होगा नहीं, गायब कर देना भी नहीं होगा, अपनी हानि करके भोज उड़ाना ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही कर सकते हैं आप। गुड़ गोबर करना का मुहावरा होता है बना बनाया काम बिगाड़ देना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 132 नंबर, आम के आम गुठलियों के दाम। तो प्रश्न पढ़ के ही लग रहा है कि दोहरा लाभ हो रहा है। आम के आम गुठलियों के भी दाम, दोहरा लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है, दिए गए प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर 2 शब्द हैं, ठीक है, जो किसी तरह से जुड़े हुए हैं। तीसरे शब्द और उसके नीचे दिए 4 विकल्पों में से एक के बीच भी यही संबंध बनता है, सही विकल्प ज्ञात कीजिए। तो देखिए, चीनी जो होती है वो मीठा होता है, तो नींबू क्या होता है? नींबू ऑब्वियसली खट्टा होता है। पीला रस फल ये सब तो बता रहा है, लेकिन इसके जैसे चीनी कैसा है? मीठा है, तो वैसे ही नींबू क्या होगा? वो खट्टा होगा, ठीक है। हालांकि पीला रस फल तीनों सही है, लेकिन हम चीनी जब मीठा है तो नींबू क्या होगा? खट्टा होगा। इसके अकॉर्डिंग हम उसको सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, खट्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 134 है, एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत क्या होगा वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, बहुत इजी है। मैं आपको समझाता बट
सॉरी टू से बिकॉज आई हैव नो टाइम, सो मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा, आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अगला क्वेश्चन आपका है 135 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक देता हूँ, इससे आप लीप वर्ष को इजीली निकाल सकते हैं। जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, मतलब 4 से पूरा पूरा कट जाए, वो लीप वर्ष में उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि 2004 ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2020 भी हो जाएगा, 2024 भी हो जाएगा, लेकिन 2014 नहीं होगा, इसमें रिमाइंडर आपका 2 बच जाएगा, इसलिए लीप वर्ष आपका 2014 नहीं होगा। इसको आप ट्रिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। गाइस आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर मेरा बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, ठीक है, उनको यह पता चल सके कि यूपी पुलिस या फिर यूपी पुलिस होमगार्ड जो भी है, कांस्टेबल, एससी, जीडी जो भी है, उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व नहीं किया है, वो मैंने आपको इसलिए इन्फॉर्म कर दिया है कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, बुक में देख लीजिएगा, या जहाँ कहीं भी देखना हो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 136 है, अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर अथिरा अपने कार्यालय पहुँचने में 15 मिनट देर से पहुँचती है। ठीक है, उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय कितना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित श्रृंखला में x और y का मान ज्ञात कीजिए। U4, R8, O16, X, I64, F128 और Y, इनमें से कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात करना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग कौन सा होगा। और अधिक हेल्प के लिए आप गूगल का सहायता ले सकते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 138, यदि डीप को 30 और सी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, तो रिवर को किस रूप में कोडित किया जाएगा। और इन चारों ऑप्शनों में से जो भी सही होगा आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 139 है, असमान पद ज्ञात कीजिए। तो 3x5, 4u3, 2r4, 3o2 और है आपका 1m3। इसमें से असमान पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, 4 ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सही होगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, असमान संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1, 3, 12, 60, 340। अब इन चारों ऑप्शनों में से जो भी आपका सही होगा आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, योग करने वाला एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके शुरू करता है। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। योग करने वाला एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके शुरू करता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त और उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर होगा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो भी होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना बायां हाथ किस दिशा की ओर देखता है। तो इसमें से अब जो भी ऑप्शन सही होगा आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 143 है, श्रृंखला 9, 72, 243, 576, उसके बाद क्या आएगा उसको आपको पूरा करना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देख लीजिएगा कौन सा आ रहा है सॉल्व करने के बाद, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 144 है, यदि ए $B का अर्थ है ए बी का पिता है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन किया है आपका, ए बी का पिता है। ठीक है, तो ए #B का अर्थ है ए बी की माँ है,
ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, तो डब्लू हैशटैग एक्स इंटू $V में डब्लू यू से कैसे संबंधित है? दादी, दादा, माँ, सास, जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 145 है, एक निश्चित कोड में 48 का अर्थ विच स्कूल है और 968 का अर्थ कॉलेज एंड स्कूल है। स्कूल के लिए कोड क्या है? तो इन चारों में से जो भी होगा, 4 होगा, 8 होगा, 6 होगा या 9 होगा, जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है, एक्स हैशटैग वाई इंगित करता है एक्स वाई की माँ है। वाई $Z इंगित करता है कि वाई जेड का भाई है। और जेड स्टार ए को इंगित करता है कि जेड ए की बेटी है। तो फिर परिवार का पिता कौन है? अब इन चारों में से जो भी होगा, ए, एक्स, जेड या वाई, वो आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने यस हैं जो के ठीक पहले और के ठीक बाद आते हैं? तो ये आपका दिया है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ेगा। एस एस के एस के एस आर के एस पी ओ के एस अब इसमें पूछ रहा है कि कितने एस हैं जो के ठीक पहले हैं। तो के ठीक पहले 1 2 और क्या पूछ रहा है? के ठीक बाद आते हैं। तो देखिए के ठीक पहले 2 हैं और फिर 1 है। यहाँ पे के एक पहले 1 है, फिर इसके बाद 1 है। यहाँ पे के पहले है नहीं तो छोड़ देंगे इसको। के पहले भी नहीं है, बाद है तो इसको छोड़ देंगे। के पहले एस है, फिर बाद में है, तो के पहले भी ऐसे, बाद में भी ऐसे। 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे होगा, 3 होगा, यहाँ पे भी है। ये 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। इसमें 4 ऐसे 4 बार आ रहा है कि जिसके पहले भी एस है और बाद में भी एस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही कर सकते हैं आप। रुकिए मैं इसको सही कर दूं। ऑप्शन नंबर बी सही कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 148, कह रहा है कि निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसी पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले विभिन्न व्यय प्रतिशत। प्रचार लागत, अब ये आपका दे दिया है एक फिगर बना के। प्रचार लागत 10% है, रॉयल्टी 15% है, जिल्दबंदी 20% है, कागज लागत है आपका 25%, परिवहन लागत है 10%, मुद्रण लागत है 20%। अब इसमें क्वेश्चन किया है क्या, यदि पुस्तकों की एक विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण लागत 40,200 है तो इन पुस्तकों के प्रचार पर कितना खर्च आएगा। अब जितना भी खर्च आएगा सॉल्व करके आप इन 4 ऑप्शनों में से एक जो सही होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है गाइस। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 149 है आपका, 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 19 वर्ष का है और क्रिकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो टीम के बाकी खिलाड़ियों का औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। तो टीम की औसत आयु क्या है, ठीक है। तो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा गाइस। लास्ट क्वेश्चन है आपका 150। इसमें दिया है कि दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय का प्रतिशत विभाजन दर्शाता है। यदि यह दिया गया है कि परिवार की कुल मासिक आय 32,500 है तो भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से खर्च की गई कुल मासिक राशि क्या है, ठीक है। इसमें देखिए एक परिवार का घरेलू व्यय
भविष्य निधि 11%, चिकित्सा 12%, बाल शिक्षा 23%, मनोरंजन 9%, मकान किराया 18% और भोजन का सबसे ज़्यादा है जो कि है 27%। तो इसमें पूछ रहा है भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से खर्च की गई कुल मासिक राशि क्या है। तो इन चारों ऑप्शनों में से सॉल्व करने के बाद जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। पूछ रहा है भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से खर्च की गई कुल मासिक राशि, भोजन और मनोरंजन, यानी कि 27% भोजन पे हुआ है और मनोरंजन पे 9% हुआ है। तो इन दोनों पे ही पूछा है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा इसको। चलिए, इतना देर तक आप मेरे साथ जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। ये रफ वर्क दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे इसमें किया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं पूछ लेता हूँ आपको। अगर A=E है, B=F है, C=G है, D=H है, तो E= क्या होगा। तो एक भैया ने बताया था कि I होगा, जो कि बिल्कुल 100% सही है ये वाला। लेकिन अगर A=E है तो E= क्या, ए नहीं हो सकता है क्या। ये एक मूवी में मैंने देखा था, मुझे याद आ गया, इसके लिए मैंने पूछ लिया। चलो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टे विद अस and we will meet once again in the next video. Thank you so much. Have a nice day.